Hello dear students, welcome to BPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. मैं मान सर 9th क्लास के सिविक्स के चैप्टर 3 लेकर आया हूँ, जो कि चैप्टर 3 है हमारा संविधान निर्माण। आज हम संविधान के निर्माण के बारे में चर्चा करते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान की रचना, जो पहला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान की रचना। फिर इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। पहले दक्षिण अफ्रीका के में लोकतांत्रिक संविधान की रचना के बारे में चर्चा करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान की रचना कैसी हुई। 26 अप्रैल 1994, 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र होता है, आजाद होता है। इसके पहले 17वीं और 18वीं सदी में जैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, सेम दक्षिण अफ्रीका में भी 17वीं सदी में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। यूरोपीय दक्षिण अफ्रीका से व्यापार करने के लिए आए थे। व्यापार करते करते धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका की शासन सत्ता को अपना लिया, वहां दक्षिण अफ्रीका पर शासन करने लगे। सेम कंडीशन जैसे भारत में 5 यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। धीरे धीरे व्यापार करते करते एक समय आया कि वो भारत पर शासन करने लगे। सेम वही कंडीशन दक्षिण अफ्रीका में हुई। 17वीं सदी में यूरोपीय कंपनियों का आगमन दक्षिण अफ्रीका में होता है। दक्षिण अफ्रीका में उनका आगमन होने के बाद दक्षिण अफ्रीका को अपने चंगुल में लेकर दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण रूप से गुलाम कर देते हैं। यूरोपीय कंपनियां गुलाम करने के बाद वहां शासन करने लगते हैं। शासन करने के बाद वहां पे नस्लों में भेदभाव, श्वेत और अश्वेतों के बीच भेदभाव स्टार्ट हो जाता है। ये यूरोपियों के द्वारा भेदभाव किया जाता है। श्वेत और अश्वेत, श्वेत और अश्वेत क्या होते थे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। श्वेत अश्वेत, श्वेत का मतलब होता है गोरे लोग, अश्वेत का मतलब होता है जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे, जो काले लोग थे वो अश्वेत थे। उनके बीच भेदभाव होने लगा। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेतों के बीच यूरोपियों के द्वारा भेदभाव प्रारंभ हो गया। काले और गोरे लोगों के अंदर भेदभाव प्रारंभ हो गया। इसके बाद वहां के दक्षिण अफ्रीका की जनता धीरे धीरे आंदोलन प्रारंभ करती है अपने दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्र कराने के लिए, अर्थात श्वेत और अश्वेत के बीच भेदभाव को खत्म करने के लिए यूरोपियों के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ करती है। यूरोपियों के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ होता है। जैसे महात्मा गांधी 1891 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1891 में पूर्ण रूप से दक्षिण अफ्रीका गुलाम हो चुका था। दक्षिण अफ्रीका यूरोपियों के पूर्ण रूप से गुलाम हो चुका था। महात्मा गांधी के जाने के बाद भी वहां पर कई आंदोलन चलाए गए। महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन चलाया गया दक्षिण अफ्रीका में। श्वेतों और अश्वेतों के बीच जो भेदभाव था, इसके विरुद्ध भी कई आंदोलन चलाया महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में। बट आज हमें 26 अप्रैल 1994 का जो दिन है, ये दक्षिण अफ्रीका 26 अप्रैल 1994 को पूर्ण रूप से आजाद होता है। लेकिन उसके पहले लगभग 17वीं सदी से लेकर के 1994 तक दक्षिण अफ्रीका पर में भी यूरोपियों अर्थात अंग्रेजों का शासन रहता है, और अंग्रेज अपने तरीके से दक्षिण अफ्रीका पर शासन करते हैं और गोरे और काले के बीच भेदभाव पैदा करते हैं। जैसे यहां पर अश्वेतों के लिए जितने भी अधिकार दिए गए थे, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों के जितने भी अधिकार दिए थे, अश्वेत वहां के मूल निवासी थे दक्षिण अफ्रीका के,
जो मूल निवासियों के जितने भी अधिकार थे उन सारे अधिकारों को अंग्रेजों ने छीन लिया। उनके लिए अलग से अधिकार दिए गए, जैसे अगर कोई व्यक्ति ट्रेन से जा रहा है, ट्रेन से जाने के लिए अश्वेतों के लिए एक अलग से ट्रेन चलाई गई, बस से जाने के लिए एक अलग से बस चलाई गई अश्वेतों के लिए, एक अलग से स्कूल का निर्माण किया गया। कहने का मतलब जितनी भी संस्थाएं, जितने भी आवश्यकताएं थी अश्वेतों की, जिस भी चीज की आवश्यकता होती थी अश्वेतों को, सारी चीजों की अलग से व्यवस्था की गई और श्वेत लोगों की बस्तियों में जाना पाबंदी लगा दिया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अश्वेत व्यक्ति श्वेत बस्तियों में नहीं जा सकता। और भी जितने वोट डालने तक के अधिकार अंग्रेजों ने अश्वेतों से छीन लिया कि आपको दक्षिण अफ्रीका के जो मूल निवासी थे उनकी सारी अधिकारों को खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। खत्म करने के बाद यहां दक्षिण अफ्रीका के जो मूल निवासी जो अश्वेत थे उनके खिलाफ धारणा स्टार्ट कर दिया, उनके खिलाफ आंदोलन चलाने लगे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में भी आंदोलन प्रारंभ तो हो गया, बट वहां पे कोई नेतृत्व करता नहीं था जिसके सहारे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। तब नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता थी। 1968 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन में नेल्सन मंडेला आते हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका के आंदोलनों का नेतृत्व नेल्सन मंडेला अपने हाथों में लेते हैं और नेल्सन मंडेला के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। इनकी अध्यक्षता में सारे आंदोलन चलाए जाते हैं। नेल्सन मंडेला की अध्यक्षता में सारे आंदोलन चलाए जाते हैं और ये आंदोलन पूर्ण रूप से सफल होता है। और इन्हीं आंदोलनों में इन्हें गिरफ्तार करके, नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार करके 28 वर्ष तक के लिए जेल में डाल दिया जाता है। 28 वर्ष तक ये जेल में रहते हैं क्योंकि सारे अधिकार छीन लिए गए थे। 1990 में डी क्लार्क, जो कि ब्रिटिश थे, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे डी क्लार्क आते हैं, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनते हैं। तो डी क्लार्क ने नेल्सन मंडेला अर्थात वहां की साम्यवादी पार्टियों के साथ समझौता करते हैं, अर्थात विचार विमर्श करते हैं कि अब दक्षिण अफ्रीका को आजाद कर दिया जाए। दक्षिण अफ्रीका की आजादी के बारे में विचार करते हैं, दक्षिण अफ्रीका की आजादी के बारे में विचार करते हैं। विचार करने के बाद 1993 में दक्षिण अफ्रीका को आजाद कर दिया जाता है। 1993 में, जो कि 1990 में दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा कर दिया जाता है डी क्लार्क के द्वारा। डी क्लार्क के आदेशानुसार, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति डी क्लार्क के आदेशानुसार नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा किया जाता है। रिहा करने के बाद दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण रूप से आजाद कर दिया जाता है और दक्षिण अफ्रीका पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है और अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर अपने देश चले जाते हैं। 1993 में आजाद होता है, जो कि 26 जनवरी 1994 को दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता दिवस अर्थात गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। पूर्ण रूप से स्वतंत्र 26 अप्रैल 1994 को होता है। 1994 में गणतंत्र दक्षिण अफ्रीका का 26 अप्रैल 1994 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका आजाद होने के बाद दक्षिण अफ्रीका के जो प्रथम राष्ट्रपति अर्थात नए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनाए गए वो नेल्सन मंडेला बनाए गए। नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने काले और गोरे के भेदभाव को खत्म किया। श्वेत और अश्वेतों के बीच जो भेदभाव था अंग्रेजों के द्वारा, उस भेदभाव को पूर्ण रूप से खत्म किया। और नेल्सन मंडेला ने कहा कि सामान्य रूप से सबकी सरकार है, इस श्वेत और अश्वेतों की सरकार नहीं है। मैं सबका ध्यान रखूंगा, मैं सबका विकास करूंगा, मेरे लिए सभी वर्ग बराबर हैं, चाहे कोई श्वेत हो या अश्वेत हो, मेरे लिए सभी समान हैं। इस सभी की सरकार है। स्टेटमेंट नेल्सन मंडेला का रहा। नेल्सन मंडेला यहां की शासन सत्ता को अपने हाथों में लेकर के एक नए दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत करते हैं और दक्षिण अफ्रीका का विकास करते हैं, वहां के भेदभाव को खत्म करते हैं और दक्षिण अफ्रीका को आगे बढ़ाने की चुनौतियां इनके सामने रहती है कि देश को ऐसे आजाद
रखने की चुनौतियां हैं और इसे आजाद रखने के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका के विकास की चुनौतियां हैं कि दोबारा यहां पे राजतंत्र न स्थापित हो, अर्थात अंग्रेजों का शासन न स्थापित हो, लोकतंत्र को कायम रखने की चुनौतियां नेल्सन मंडेला के सामने थी। और जो रंगभेद के बीच जो संघर्ष था, जो रंगभेद की नीति को नेल्सन मंडेला ने पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। नेल्सन मंडेला ने इसे पूर्ण रूप से खत्म कर दिया और वहां पर शासन चलाने लगे। हम चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण की चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान का निर्माण भारत भी, अभी हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में चर्चा किए कि दक्षिण अफ्रीका भी अंग्रेजों के गुलाम था। वैसे दक्षिण अफ्रीका से पहले भारत आजाद होता है। दक्षिण अफ्रीका 26 अप्रैल 1994 को आजाद हुआ, जो कि भारत 26 जनवरी जो कि भारत 15 अगस्त 1947 भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और दक्षिण अफ्रीका 26 जनवरी 1994 को आजाद हुआ था। नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में आजाद हुआ था। और जो भारत आजाद हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सारे आंदोलन चलाए गए थे अंग्रेजों के खिलाफ, जितने भी आंदोलन चल रहा था। तो आज हमने बात करेंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। जो कि सबसे पहले भारतीय संविधान की मांग भारतीयों ने की। भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। 1928 में 1928 में मोतीलाल नेहरू ने सन 1928 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान की मांग की कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। तो 1928 में कांग्रेस के 8 सदस्यों के द्वारा भारत का संविधान 1928 में लिखा गया, जो कि अंग्रेजों ने इस संविधान को अस्वीकार कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। फिर इसके बाद 1937 में जब भारतीय आंदोलन करते हैं, अंग्रेजों का विरोध करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ भारत में आंदोलन चलाए जाते हैं, उस आंदोलन को देखते हुए अंग्रेजों ने भारत में चुनाव कराया। 1937 में चुनाव कराया। अंग्रेजों ने भारत में 1937 में चुनाव कराया, जो कि चुनाव में कुछ ब्रिटिश प्रांत थे, कुछ देसी रियासतें थी, कुछ ब्रिटिश प्रांत थे और कुछ देसी रियासतें थी, जो कि 389 जो चुनाव कराया गया 1937 में अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश प्रांतों से जो आने वाले सदस्य थे, टोटल 389 सदस्य थे, टोटल 389 सदस्य थे, जिसमें 79 मुस्लिम थे, 79 मुस्लिम थे।
294 ब्रिटिश प्रांतों से थे और जो इसमें 4 थे वो कमिश्नरी प्रांतों से थे, 4 कमिश्नरी प्रांतों से, बाकी देसी रियासतों थे। तो चुनाव होने के बाद ही परिणाम आया कि 79 मेंबर मुस्लिम सदस्य चुनकर आए, 79 मुस्लिम सदस्य चुनकर आए, जो कि ब्रिटिश प्रांतों से 294 चुनकर आए, जो कि 4 सदस्य जो थे वो कमिश्नरी क्षेत्रों से चुनकर आए। ये 1937 में चुनाव हुआ। 1937 में चुनाव होने के बाद यहां पर सरकार का गठन किया गया, सरकार का निर्माण किया गया। इन सदस्यों के द्वारा सभी प्रांतों में सरकार का निर्माण किया गया और अंग्रेजों के द्वारा सभी राज्यों में ब्रिटिश प्रांतों के वहां पे मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की गई, मुख्यमंत्री चुने गए। चुनाव होने के बाद फिर भारतीय संविधान की मांग 1939 में उठी, 1939 में उठी कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। यहां पे विरोध होने लगा कि भारत के लिए अभी संविधान होना चाहिए, संविधान की जरूरत है। फिर भी अंग्रेजों ने इनकी बात को दबा दिया, इस पर कोई विचार नहीं किया भारतीय संविधान के बारे में। जब 1 अगस्त 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, 39 की घटनाओं 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है और 6 साल तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। इस विश्व युद्ध में इंग्लैंड को अर्थात अंग्रेजों को काफी जनधन की हानि होती है। इस जनधन की हानि के कारण अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं, अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं और 1946 में भारतीय संविधान अंग्रेज, क्योंकि 39 से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और 1945 तक विश्व युद्ध चलता है, द्वितीय विश्व युद्ध। इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों को जनधन की हानि हुई। इस हानि को देखते हुए अंग्रेजों ने डिसीजन लिया कि अब मुझे भारत छोड़ना पड़ेगा। तब अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन के तहत इन्होंने 1946 में भारतीयों को संविधान बनाने की घोषणा कर दी कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करें। और महात्मा गांधी ने यह भी स्टेटमेंट दिया था कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा लिखा हुआ होना चाहिए, कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा लिखा हुआ होना चाहिए। स्टेटमेंट महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया और अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन के तहत इन्हें कहा गया कि अब भारतीय अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं, भारतीय अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं। और भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण 1946 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक होती है, जो कि इसके अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है उसकी अध्यक्षता सबसे सीनियर अर्थात बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा को इस 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, जो कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। आज क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 इसके 2 दिन बाद दूसरी बैठक होती है, संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। उन्नीस सौ 46 में कैबिनेट मिशन के तहत अंग्रेजों ने कह दिया कि आप अपने संविधान का निर्माण कीजिए, मैं आपके भारत को स्वतंत्र कर दूंगा। और यहीं पे जब भारत 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है, जो कि दिसंबर से बैठक संविधान सभा की बैठकें दिसंबर 1946 से स्टार्ट हो जाती है। दिसंबर 1946 पर से स्टार्ट हो जाती है। यहां पे इस बैठक में अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव दिया था भारतीयों को कि मैं आपके भारत को तभी आजाद करूंगा जब आप द्वीप राष्ट्र का बंटवारा कर देंगे, अर्थात एक भारत और दो राष्ट्र का मतलब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर देंगे तो मैं आपके भारत को आजाद कर दूंगा। अंग्रेज की एक शर्त भी थी। एक कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान के निर्माण की बात आई, उसी में अंग्रेजों के द्वारा एक प्रस्ताव भी आया कि मैं आपके भारत को आजाद करने के लिए तैयार हूं, बट एक हमारी शर्त है, इस शर्त आपको माननी पड़ेगी, द्वीप राष्ट्र का विभाजन। अंग्रेज की जो शर्त थी द्वीप राष्ट्र का विभाजन। भारतीयों से कहा आप भारत को दो राष्ट्रों में विभाजित कर दिए, मैं आपको भारत को आजाद कर दूंगा। तो 14 अगस्त 1947 को जब भारतीय इनकी मांगे मान लेते हैं, भारतीय अंग्रेजों की जो मांगे थी, जो शर्तें थी, उन शर्तों को मान लेते हैं, तो 14 अगस्त 1947 को इधर पाकिस्तान आजाद हो जाता है। एक द्वीप राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का निर्माण, पाकिस्तान एक अलग देश घोषित कर दिया जाता है। पाकिस्तान का निर्माण हो जाता है 14 अगस्त 1947 को, और उसी के दूसरे दिन 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है, जो कि 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया। जिसमें इस बैठक में 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे, जिसमें से जब द्वीप राष्ट्र का बंटवारा हो गया तो 79 मेंबर ये पाकिस्तान में चले गए, 79 मेंबर पाकिस्तान में चले गए, और 310 सदस्य भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए। भारतीय संविधान सभा में 310 मेंबर, 310 सदस्य शामिल हुए, और इन 310 सदस्यों के द्वारा भारतीय संविधान की बैठक प्रारंभ हुई। और ये बैठक 12 बैठकें हुई, और ये बैठकें 12 बैठकें हुई। इन 310 सदस्यों को अलग अलग क्षेत्र दे दिया गया कि आप भी भारत के लिए कुछ लेकर के आइए, आप भी कुछ लेकर के आइए। तो ऐसे 310 सदस्यों में से कुछ सदस्यों को अदर देशों के संविधान का अध्ययन करने के लिए कहा गया कि अदर देशों के संविधान का अध्ययन करें हम, कि किस देश में कौन सी चीज अच्छी है, किस देश को किस देश से लाया जा सकता है जो हमारे भारत के लिए ज्यादा सुटेबल हो, जिसे हम अपने भारतीय संविधान में रख सकते हैं। जैसे आज भारतीय संविधान के कुछ स्रोतों को हम अदर देशों से लिए हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, ब्रिटेन से नागरिकता। तो कहने का मतलब ऐसे राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, जितने भी पद हैं, सरकार का गठन, इस सारी जितने भी स्रोत हैं भारत में, आपात उपबंध, ये सारे हम दूसरे देशों से लिए हैं। तो इन 310 सदस्यों को अध्ययन करने के लिए कहा गया, और इस संविधान पर 114 दिन बहस चली। इसके निर्माण में 114 दिन बहस चली।
114 दिन बहस के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण किया गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया, जो कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है, अंतिम बैठक अर्थात 12वीं बैठक होती है, वो 24 जनवरी 1950 को होती है। जो 12वीं बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को होती है। जो हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाता है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उस पर हस्ताक्षर हो जाती है। ये जो 310 मेंबर भारतीय थे, इन 310 मेंबरों की जो हस्ताक्षर 24 नवंबर 1949 को 3 प्रतियों में हस्ताक्षर होती है। संविधान की 3 प्रतियों में 310 सदस्यों की हस्ताक्षर होती है और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान पूर्ण रूप से भारत में लागू कर दिया जाता है और लगभग इसमें जो लागत आती है लगभग 63 लाख रुपए आती है और भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। थैंक यू क्लास।